So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to revise valuation of shares। हम जो है छोटे मोटे क्वेश्चन जो है पीएम के करेंगे, ठीक है। और मेथड ऑफ वैल्यूएशन हम जो है छोटे मोटे कंसेप्ट भी इधर समझ लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर में मेथड ऑफ वैल्यूएशन पूछा बोला है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अगर हम देखें मेथड ऑफ वैल्यूएशन में पूरा ये बता के रखा है कि कौन कौन सी मेथड होती है वैल्यू करने की। इंट्रिंसिक वैल्यू, कैपिटलाइजेशन मेथड, एनआरआर ऑफ इंडस्ट्री एंड एनआरआर और कंपनी क्या होता है, और फेयर वैल्यू मेथड। मतलब कि इंट्रिंसिक कैपिटलाइजेशन और फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक कैपिटलाइजेशन और फेयर वैल्यू, इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव देके रखा है। फिर जो है इंट्रिंसिक वैल्यू को वेरियस नाम होते हैं इसके, नेट एसेट मेथड हम बोल सकते हैं, बुक वैल्यू मेथड बोल सकते हैं, ब्रेकअप वैल्यू मेथड बोल सकते हैं, जो भी है, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में जो है अभी हम क्वेश्चन पहले करते हैं, तो जाके हम जो है बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इधर तो क्वेश्चन 10 अपना पूरा शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट तो हटाओ, ये तो हमको देखने का भी नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन है अभी ये क्वेश्चन हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट करना है, नेट असेट वैल्यू, ठीक है। नेट असेट वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब ये कैटेगरी वाइज है। तो ठीक है, आप तो सबसे पहले एक फ्रेमवर्क बना दोगे, कैटेगरी ए बी सी, इसका नेट असेट वैल्यू क्या रहेगा। अब इसके रिस्पेक्ट में वर्किंग नोट है 1 2 3, अब वर्किंग नोट बना देंगे अपन। अब समझो नेट असेट मेथड में क्या होता है कि क्या बोला है, इट शोज एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो नेट असेट वैल्यू में जो भी हम लेते हैं तो इसमें हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ गुडविल भी लेते हैं और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी लेते हैं। अब देखो अलग से इसलिए ऐड करना पड़ा क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो अपन वो गुडविल कैलकुलेट करते टाइम लेते हैं, तो उसमें अपन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते ना, तो अब इसमें ले लेंगे अभी अपन, ठीक है। तो ये हमारा नेट असेट आ जाएगा। उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखो हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकाल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। वो प्रेफरेंस वाला हटाओ, प्रेफरेंस का डिविडेंड भी हटाओ और इक्विटी का प्रपोज्ड डिविडेंड भी हटाओ, तो आता है नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसमें जो है अनकॉल थे तो कुछ कॉल करो, ठीक है, पैसे आपने कॉल कर लिए। अब जो है सिंपल सी बात है कि अब ये जो कॉल करने के बाद जो वैल्यू आएगी एक तरीके से ये आएगी अपनी टोटल नेट एसेट। अब ये टोटल एसेट को नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर से आप डिवाइड कर लेना, और अब जब आप नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हो तो फुल्ली पेड अप मानते हुए जो है नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर से आप डिवाइड करोगे, फुल्ली पेड अप मानते हुए, क्योंकि आपने कॉल मंगवा लिए हैं, ठीक है। अब फिर फुल्ली पेड अप की वैल्यू है ये। अब जैसे कि 8 रुपये पेड अप होता है तो टोटल वैल्यू में से 2 रुपये माइनस कर देना, ऐसा कर सकते हो आप कैलकुलेट। मतलब आपने क्या करा, आपने कॉल मंगवाए हैं और उसके बाद आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। या तो ऐसा कर लो कि नेट असेट निकाल लो, कॉल वॉल मत बुलवाओ और पेड अप वैल्यू से डिवाइड कर दो। अब पेड अप वैल्यू से डिवाइड करोगे तो 1 रुपये की आ जाएगी वैल्यू पर रुपी। अब जितना भी पेड अप है उसके हिसाब से जो है, जितना भी पेड अप है उस हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। अगर हम देखें तो जैसे कि अभी हमको नेट एसेट कैलकुलेट करने का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ये सब कैलकुलेट करेंगे, हम नेट एसेट तो कैलकुलेट करेंगे ही। तो हमने क्या किया, इसमें यही इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग ऐड करी। जब हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में से प्रेफरेंस डिविडेंड तक हम माइनस कर रहे हैं, इक्विटी डिविडेंड तक माइनस कर रहे हैं, तो देखो हमने क्या किया, हमने इक्विटी शेयर ऐड करे और रिटेन अर्निंग हमने ऐड करी। ऑब्वियस सी बात है, चलो करते हैं। तो इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग इन्होंने पूरी ऐड कर ली। तो 100 का भाव था, 80 का भाव था, 50 का भाव था, सब उनने ऐड करा, तो 32 लाख आ गया रिटेन अर्निंग ऐड करने के साथ। अब देखो या तो एक तरीका है, अब 32 लाख में कॉल मत बुलवाओ और 32 लाख को जो है, ये जो है 32 लाख, चलो ठीक है। अभी हमने पहला एक तरीका कॉल बुलवाने का, तो चलो हम पहले कॉल बुलवा लेते हैं। तो 20,000 और 50,000, 70,000 और बुलवा लेते, तो जो है मतलब 7 लाख और बुलवा लेते तो 39 लाख हो जाएगा। तो एक तरीका है कि आपने 39 लाख बोल के टोटल नेट एसेट बोल दिया, उसको डिवाइड कर दोगे 30,000 से, ये तो ये है, या तो 32,000 या तो 32 लाख, ठीक है ना। 32 लाख को आप डिवाइड करोगे। अब 32 लाख को किससे डिवाइड करोगे, अगर 32 लाख को डिवाइड करना है तो पेड अप वैल्यू से करो पेड अप वैल्यू से। 32 लाख को आपको डिवाइड करना है पेड अप वैल्यू से, तो करो। 10 लाख आएगा, 8 लाख आएगा, सॉरी इसमें 32 लाख में से ये 9 माइनस करो तो आएगा आपका 23 लाख। तो 32 लाख डिवाइड बाय 23 लाख करो। तो 2 तरीके हैं। तो चलो अभी अपन पहले कॉल अब बुलवा लेते हैं फिर करते हैं।
तो हमने 39 लाख हो गया, 39 लाख डिवाइड बाय जो है हमने बाकायदा 39 लाख हुआ और जो है 30,000 इक्विटी शेयर से 130 रुपये हो गए। अब ऑब्वियस सी बात है 130 रुपये हो गए तो ये फुल्ली पेड गए हैं। अब अगर 8 रुपये पेड होते हैं या 80 रुपये पेड होते हैं तो 20 रुपये माइनस कर दो तो 110 हो जाएगा। 50 रुपये पेड है तो 50 रुपये माइनस 50 रुपये पेड है तो 50 जो है रुपये माइनस करो तो एक तरीके से 80 रुपये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है वो नेट एसेट वैल्यू रहेगी आपकी, ये रही नेट एसेट वैल्यू। पर अल्टरनेटिव वैल्यू है, आपको वैल्यू है तो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो कि डिवाइड बाय अपन ने पेड अप कैपिटल किया। अब पेड अप कैपिटल करके 10 रुपये पेड अप है, सॉरी 100 रुपये पेड अप है तो पेड अप वैल्यू आपका 139.1.391 आया है, 100 रुपये पेड अप है 139.1 आ जाएगा। तो जो पहले 130 वैल्यू आ रही थी वो 139.1 आ जाएगी। ऐसे ही 80 से मल्टीप्लाई कर लो तो 111.28 आ जाएगा। ऐसे 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो 69.55 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेट करा, ठीक है, जैसा कुछ खास नहीं था। समराइज बैलेंस शीट आर&आर लिमिटेड में ऐसी है कि अब देखो मई 19 की एमटीपी का क्वेश्चन था, लाइबिलिटी दे के रखी, असेट दे के रखी, असेट में गुडविल भी दे के रखी है, ठीक है। अब जो है समझो इंटेंजिबल असेट ये सब चीज़ें हमको दे के रखी है। अब क्वेश्चन क्या है, फिक्स असेट वर्थ ₹24 लाख, तो फिक्स असेट वर्थ ₹24 लाख, अदर टेंजिबल आइटम डिवैल्यूड एट 3 लाख, दूसरा है टेंजिबल आइटम 3 लाख। तो फिक्स असेट 24 लाख, टेंजिबल आइटम 3 लाख, कंपनी एक्सपेक्टेड टू सेटल द डिस्प्यूटेड बोनस क्लेम 1 लाख नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन अकाउंट्स। तो थर्ड है क्लेम सेटलमेंट, क्लेम सेटल 1 लाख नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन अकाउंट। गुडविल अपीयर हो रहा है बैलेंस शीट में, इज अ परचेज गुडविल, ओके, गुडविल जो है वो परचेज गुडविल है तो चलो ले लेंगे, ठीक है। इट इज़ कंसिडर रीजनेबल टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एन अमाउंट इक्वल टू, अब इंक्रीज करना है गुडविल इक्वल बाय एन अमाउंट इक्वल टू एवरेज ऑफ जो बुक वैल्यू है एंड द वैल्यूएशन मेड इन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 3 से जो गुडविल आएगी प्लस हमारी जो बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू एंड एवरेज एंड अ वैल्यूएशन मेड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, ठीक है। तो लास्ट 4 ईयर का डेटा हमको दे के रखेंगे, तो लास्ट 4 ईयर से हम एवरेज निकालेंगे और 3 ईयर परचेज के हिसाब से हम जो है इसका एवरेज करेंगे और वो जो है उतना इन्हेंस करेंगे, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब आपको करना क्या है, निकालने का क्या है, ठीक है। 4 साल का आपको प्रॉफिट दे के रखा है। अब नॉर्मल एक्सपेक्टेशन टू द इंडस्ट्री इन विच कंपनी बिलोंग इज 10%। इंडस्ट्री जो है वो 10% पे है। अकबर होल्ड करता है 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 फुल्ली पेड। तो अकबर जो है, अब देखो अकबर आया वो बोल रहा था कि मैं तो 20,000 इक्विटी शेयर होल्ड करता हूँ 10 रुपये के फुल्ली पेड, और 10,000 इक्विटी शेयर होल्ड करता हूँ 6 रुपये के, वो भी फुल्ली पेड, 10 रुपये के फुल्ली, 6 रुपये के फुल्ली, ठीक है। ही वांट टू सेल अवे हिज होल्डिंग, तो उसको अपनी होल्डिंग सेट करनी है, तो उसको वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालना है, डिटरमाइन द ब्रेकअप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू अपना इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। मतलब हमको ये सब चीज़ें देखने की है। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ काइंड ऑफ शेयर, ब्रेकअप वैल्यू मार्केट। तो इधर हमने जो करा है ये ऐसा है कि हमने ब्रेकअप वैल्यू कैलकुलेट किया, हमने मार्केट वैल्यू निकालने का है, ठीक है, और फिर हमको जो है फेयर वैल्यू निकालने की। तो ये पर्टिकुलर चीज़ है समझने लायक कि हमको ब्रेकअप वैल्यू निकालना है, मार्केट वैल्यू निकालने का है। अब समझो ब्रेकअप वैल्यू निकालने का है, आपको ये सारी डिटेल्स जो है दे के रखी है। अब आप क्या करोगे, ठीक है, तो आपको ब्रेकअप वैल्यू निकालना है फॉर बोथ काइंड ऑफ शेयर, तो आपको तो हर शेयर का निकालना है। तो आप ऐसा करो, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, हमको तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा ना। वैसे तो हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, पर अब इधर अगर हम देखें तो फिक्स एसेट हो गई हमारी 24 लाख, हम कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे तो 24 लाख हो गया। टेंजिबल एसेट हो गया हमारा 3 लाख, ठीक है, ये हो गया 24 लाख, ये हो गया टेंजिबल एसेट 3 लाख। अदर जो है ओके, तो फिर अदर इनटेंजिबल एसेट भी है, चलो इनटेंजिबल एसेट भी लो 3 लाख, ठीक है। गुडविल परचेज गुडविल है, परचेज गुडविल है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड रीजनेबल टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। अब ये जो है सिंपल सी बात है, जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड करते हो कैलकुलेट तो आप गुडविल नहीं लेते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड के टाइम आप गुडविल नहीं लेते हो। अगर आप देखो तो गुडविल को तो हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे और गुडविल को सेपरेटली लेंगे। तो ये जो है इसके साथ एडिशन में और चीज़ें ऐड होगी, ठीक है।
तो अभी तो जो है 19 लाख, इसको अभी साइड में रखो, अभी हमको लेने का है, सॉरी ये गुडविल है जो 5 लाख जो भी है इसको साइड में रखो, इसको हम लेंगे, ठीक है। ये जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है ये हमारी आ जाएगी 30 लाख, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आ गई 30 लाख। उसमें से लाइबिलिटी माइनस करो, माइनस लाइबिलिटी करो, क्या क्या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी 10 लाख ही दिख रही है, तो भैया 10 लाख दिख रही है लाइबिलिटी, 1 लाख का बोनस क्लेम भी तो है, सेटलमेंट करना है, तो वो 11 लाख माइनस करो, तो आती बात 19 लाख की। अब बात यह है कि भाई गुडविल को ऐड नहीं करा, 19 लाख है, गुडविल को ऐड करोगे 24 लाख हो जाएगा। अब क्या है समझो, इसमें दे के रखा है, इसमें क्या है कि यूँ तो हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, तो इधर जो है सिंस प्रॉफिट की डिटेल दे के रखी है, तो अगर हम एवरेज निकाल सकते हैं, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हमने जो है, अगर आपको पता हो तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट भी माइनस करें तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, ठीक है। तो जो मोस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट हो सकता है, अच्छे से कैलकुलेट हो सकता है, हम वो कर लेते हैं। अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड टू सेटल, मतलब अभी सेटल नहीं किया है, हम सेटल कर सकते हैं डिस्प्यूटेड बोनस क्लेम 1 लाख का, तो ये जो 4.1 है इसमें से आप 1 लाख और माइनस करो और फिर डिवाइड बाई 2 कर दो, -1 डिवाइड बाई 2, ये 1.55 आया। अब देखा जाए तो 19 लाख में से 1.55 आप माइनस करो तो क्या आता है, 19 माइनस 1.55, ये 17.45, ये 17.45 हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आया। अब देखो सिंपल सी बात है, ये हमने कैलकुलेट करा, ये हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आया। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा जैसे कि 17.45 है, अगर हमने देखा तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखें तो ये हमारा 17.45 आ रहा है, ठीक है। ये जो हमने कैलकुलेशन करा है हाफ ऑफ प्रॉफिट माइनस करके, ये एवरेज प्रॉफिट हमारा 17.45 आ रहा है। अब पॉइंट ये है कि ये जो 17.45 है, ठीक है, अब आपके पास 4 साल के प्रॉफिट देके रखे, ठीक है, इसको अपन ने एवरेज करो, करंट ईयर का एडजस्टमेंट तो आपने करा ही है 4.1 का 3.1, इसका अगर आप एवरेज करोगे तो एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दोगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों निकाला, आपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इसलिए निकाला ताकि आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सको, ठीक है। तो एवरेज में से नॉर्मल माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा, ठीक है। एफएमपी में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा। आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, ठीक है, आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, तो एवरेज प्रॉफिट ये अपन बोल सकते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो हमने जो है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू जो है हमने एनआरआर, एनआरआर हमारा कितना है, एनआरआर 10% है। कैसे 10% है, कैसे 10% है, क्योंकि अगर हम देखें तो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इन द इंडस्ट्री ऑफ अ कंपनी बिलोंग टू 10%। तो अगर हम ये देखें तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अगर हम देखें तो आता है 3.4, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 17.45 है, इंटू 10% हमने एनआरआर करा, तो हमारा जो है 3.4 माइनस 1.745 जो भी है, और हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 1.65 है। अब ये सुपर प्रॉफिट है, इंटू 3 ईयर कर दो तो गुडविल आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा जो भी है 4.965। अब 4.965 हम तुम्हारा गुडविल है, बैलेंस शीट में जो गुडविल देके रखी है वो गुडविल देके रखी है 5। अब 4.965 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 4.9825 है। अब ये 4.9825 एडिशन में होना चाहिए, ये बोल के रखा था एडिशन में होना चाहिए, ठीक है। तो नेट एसेट अवेलेबल में हमने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, तो हमने करा क्या, हमने जो है हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 19 लाख था, ठीक है, 5 तो हमने जो है गुडविल के ऐड कर लिए, प्लस 4.98 अलग से हमने ऐड करा, ये हो गया हमारा 28.98। तो हमको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही लेना है, और वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड करते करते आप एनआरआर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि आपको एनआरआर निकाल कर जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में मदद मिलेगी। तो हमने इस तरीके से जो है नेट एसेट निकाली अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। तो अब नेट एसेट निकाली अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर 28.98। अब देखा जाए तो 28.98 जब हमने मंगवा लिया है, और हमको क्या निकालना है,
हमको निकालना है, अगर हम देखें ब्रेकअप वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ काइंड ऑफ शेयर, तो वही 28.98 है, तो डिवाइड बाय आप ऐसा कर लो, पेड अप वैल्यू कर दो। अगर आपको लग रहा है कि पेड अप वैल्यू से डिवाइड करना है तो डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू कर दो। पेड अप वैल्यू आपकी 16 लाख है, तो जैसे हमने बात करी थी कि आप डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू कर लो तो 16 लाख आया। फिर उसको एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपकी जो है ब्रेकअप वैल्यू आ जाएगी 10 के हिसाब से 18.10, तो पेड अप वैल्यू 16 लाख है, 18.10 और 10.86 आ जाएगी। अब ये हमने निकाला ब्रेकअप वैल्यू। और रही बात आती है जब मार्केट वैल्यू की, तो आप समझो मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा। मार्केट वैल्यू का इधर दे के रखा है, मार्केट वैल्यू कैसे निकलता है। ओके, मार्केट वैल्यू के बारे में कोई सी चीज़ नहीं दे के रखी, तो अब जो है मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सी बात है, मार्केट वैल्यू का हम ये बोल सकते हैं, या तो कैपिटलाइजेशन मेथड हम बोल सकते हैं कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड हमने डिवाइड बाय एनआरआर कर दिया, वही अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय एनआरआर हमने करा, तो हमने जो है मार्केट वैल्यू निकाल ली। तो इधर अगर हम देखें तो ये देखो डिविडेंड देके रखा है, हमने जो है एवरेज डिविडेंड निकाला, तो आया हमना एवरेज डिविडेंड 11 + 12 + 13, कितना आया 11 + 12 + 13 + 14 डिवाइड बाय 4, 12.5 आया। 12.5 आया और हमारा जो है एनआरआर देके रखा है 10%, तो इस तरीके से जो है 12.5 12 बाय 10%, ओके 125 आ गया। तो मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू जो है अगर हम देखें तो अगर 100 रुपये वैल्यू निकलती है तो 125 मार्केट वैल्यू हो जाती है। तो ऐसे केस में अगर 10 रुपये की वैल्यू निकलती है तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, तो वही 12.5% डिवाइड बाय 10% करा, 125% आया। अब वही है कि इंटू 10 कर दिया, तो इस तरीके से 12.5 हो गया। और मार्केट वैल्यू 6 के रुपीज़ के रिस्पेक्ट में भी 7.5 आया। अब अपन देखें तो अगर हमको निकालना है फेयर वैल्यू निकालनी है ना, हमने ब्रेकअप वैल्यू निकाली, हमने मार्केट वैल्यू निकाल ली, तो क्या गया ब्रेकअप वैल्यू मार्केट वैल्यू निकाल के, ब्रेकअप वैल्यू और मार्केट वैल्यू निकाल लिया। हमको क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या बोल के रखा था कि डिटरमाइन द ब्रेकअप वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर। अब देखो क्या लिखा है, व्हाट शुड बी द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सोल्ड। ओके, ऐसा बोल दिया कि फेयर वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगा अगर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सोल्ड किया है। तो अब वो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर तब पूछ रहे हैं जब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सोल्ड करा है। तो समझो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, तो कायदे से तो हम ब्रेकअप वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ये आ गया हमारा फेयर वैल्यू। तो ये बोल रहे हैं फेयर वैल्यू तब निकालो जब आपका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सोल्ड हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सोल्ड हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे कि इसमें आप क्या करोगे कि समझते हैं, चलो क्या बोला है, ब्रेकअप वैल्यू विल रिमेन सेम। ब्रेकअप वैल्यू तो तब भी सेम रहेगा क्योंकि वो बुक वैल्यू पे चलता है, even if controlling interest hold, but the market value will be different as controlling interest would enable the declaration of dividend up to the limit of disposable profit। क्या लिखा है, अब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अगर आपने सोल्ड कर दिया तो क्या बोल रहे हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर विल बी डिफरेंट, वो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिफरेंट हो जाएगा एज द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वुड इनेबल द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अप टू द लिमिट ऑफ डिस्पोजेबल प्रॉफिट। ठीक है, अब ऐसे केस में फिर मार्केट वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मार्केट वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी भैया, पहले जो था सिंपल सी बात है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा, ठीक है, डिविडेंड बकायदा जो है जैसे प्रॉफिट होता है कंपनी को, वैसे कंपनी को जैसे डिविडेंड है। अब इधर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो सोल्ड हो गया, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सोल्ड हो गया, तो इधर जो है हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट ही अगर हम देखें 3.4 लाख, पूरा का पूरा प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल कर दिया। मतलब कि पहले तो डिविडेंड डिवाइड बाय एनआरआर चल रहा था और इससे हम निकाल रहे थे मार्केट वैल्यू कि 125% जो भी है हमारा 125% आ रहा था। मार्केट वैल्यू अगर हम बात करें, सॉरी 12.5% आ रहा था और डिवाइड बाय 10% किया तो 125% हमारा मार्केट वैल्यू आ रहा था। अब देखो ब्रेकअप वैल्यू हमने कैसे निकाला, नेट एसेट डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू, ये कैसा निकाला। मार्केट वैल्यू में हमने क्या किया, नेट एसेट डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू हमने ब्रेकअप वैल्यू में किया। मार्केट वैल्यू में हमने क्या किया कि एवरेज डिविडेंड डिवाइड बाय हमने जो है एनआरआर कर दिया। अब क्या बोला है कि बट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर विल बी डिफरेंट एज द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वुड इनेबल द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था तो वो इनेबल करा था डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अप टू लिमिट ऑफ डिस्पोजेबल प्रॉफिट।
क्योंकि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था, तो जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड था अप टू द लिमिट ऑफ डिस्पोजेबल प्रॉफिट था। अब कंट्रोलेबल इंटरेस्ट नहीं है तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड तो पूरा का पूरा ही है। अब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अप टू द लिमिट बचा नहीं, ठीक है, क्योंकि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इनेबल कर रहा था डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अप टू लिमिट ऑफ डिस्पोजेबल प्रॉफिट कि भैया इतना डिस्पोजेबल प्रॉफिट है और डिविडेंड आप डिक्लेयर करो। पर अब तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हमारा, ठीक है, तो ये हो गया 3.4 लाख जो भी है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला। अब डिवाइड बाय इसको पेड अप वैल्यू कर दिया, तो ये एक तरीके से जो है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू। तो हर एक वैल्यू पे जो है कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा, जैसे कि उधर रिटर्न निकाल रहे थे ना हम, इधर भी रिटर्न आ गया 12.25%, 21.25। जैसे उधर डिविडेंड आ रहा था कि हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12.5। अब डिविडेंड क्या, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सोल्ड हो गया है तो आप तो कितना भी डिस्ट्रीब्यूट करो, तो वो हो गया हमारा 21.25%। सिंपल सी बात है। अब 21.25% है, NRR है हमारा 10%, ठीक है, तो जैसे उधर 12.5% था, इधर 21.25% है, डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो 21.25 डिवाइड बाय 10% करा, अब वही है कि 21.25 डिवाइड बाय 10% करो तो 212.5 आ जाता है। अब ये 100 शेयर के रिस्पेक्ट में है, तो 10 रुपये के रिस्पेक्ट में कितना होगा, यही 21.25 है, यही है अपना 21.25 डिवाइड बाय 10% इंटू 6 कर दो। तो 10% नहीं करते हुए डिवाइड बाय 10 करके इंटू 6 कर दो, या जो भी है, इसको आपने 12.75 दे दिया। अब फेयर वैल्यू आपकी तब निकलती है 18.10, 21.25 डिवाइड बाय 2 और 10.86, 12.75 डिवाइड बाय 2। तो आप समझ गए हैं कि क्या चल रहा है इधर, इन द सेंस कि सिंपल सी बात है कि आप कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सोल्व कर दोगे तो आपको डिविडेंड पेमेंट करने की लिबर्टी ज़्यादा हो जाएगी, पेमेंट करने की लिबर्टी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, अगर आप कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सोल्व करोगे तो। चलो, अब जो है इधर बस एक ये याद रखना कि आपको जब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है बाकायदा गुडविल तब नहीं लोगे, पर आप जब नेट एसेट लोगे तब लोगे। इनफैक्ट वो एडिशन वाला गुडविल भी लोगे और आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगे हाथ कैलकुलेट कर लेने का, ठीक है। अगर हम देखें अगला वाला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, इक्विटी शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, PNL अकाउंट, बैंक लोन, बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, ये सब दे के रखा है। सबसे पहले तो सारे जो एडजस्टमेंट है, कितने एडजस्टमेंट है, ओके 7 एडजस्टमेंट है, सब एक जगह कर लो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओके 20%, ये अपना NRR लग रहा है हमको। दूसरा, फिक्स एसेट जो है बुक वैल्यू का 30% है ज़्यादा। इन्वेंट्री जो है 1 लाख ज़्यादा। ट्रेड रिसीवेबल जो है 20,000 कम। ट्रेड इन्वेस्टमेंट है विच कॉन्स्टिट्यूट, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है विच कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम देखें तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है विच कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड 10% ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट विच कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यूड, मतलब कि इन्वेस्टमेंट का 10% ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, वो कॉस्ट माइनस 10% पे वैल्यू हो रहा है, ठीक है। अब जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ये जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का 10% हिस्सा 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यूड, ठीक है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट टोटल 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो भी 10% बिलो कॉस्ट हो रहा है कैलकुलेट। अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट परचेस हुआ है ऑन 1/4/16। अब 50%, मतलब कि वही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का 50% जो है वह परचेस ऑन 1/4/14, बचा हुआ रेस्ट 1/4/15। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो यील्ड कर रहा है 50% रिटर्न ऑन कॉस्ट। ये हो गया हमारा, ये 15% रिटर्न ऑन कॉस्ट यील्ड कर रहा है, ये हमने समझ लिया, ठीक है। ये हमारा तीसरा एडजस्टमेंट है। ये सारे एडजस्टमेंट लिख के रखो, काम आएंगे। फिर
चौथा है हमारा 14-15 में न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख वॉज परचेस, ठीक है। तो न्यू मशीन हमने परचेस करी 14-15 में, बट रॉन्गली चार्ज टू रिवेन्यू। तो रिवेन्यू मतलब कि हमने क्या कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी हमने रॉन्गली चार्ज टू रिवेन्यू। ओके ठीक है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होना था पर हमने पीएनएल में डेबिट कर दिया। द अमाउंट शुड बी एडजस्टेड टेकिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। मतलब कि सिंपल सी बात है, ये 14-15 की बात है। तो 2014-15 में जो पीएनएल में डेप्रिसिएशन जाना था आपने पीएनएल में पूरा ले गए। तो सिंपल सी बात है, आप डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन माइनस करके जो है बचा हुआ आप ऐड बैक कर देना, डेप्रिसिएशन माइनस और रिमेनिंग जो है आप उसको ऐड बैक कर देना। 15-16 में ये मशीनरी के रिस्पेक्ट में है। फिर 2015-16 फर्नीचर बुक वैल्यू 1 लाख सोल्ड फॉर 60,000। तो फर्नीचर है वो 60K पे सोल्ड हो गया। और फॉर कैलकुलेट गुडविल 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अच्छा, सुपर प्रॉफिट इंटू 2 बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर आर टू बी कंसीडर। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर देके रखा है, एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर देके रखा है, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10% ऑन एडिशनल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अलोन में बी कंसीडर फॉर अराइविंग द एवरेज प्रॉफिट। तो क्या लिखा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10% ऑन द एडिशनल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% ऑन एडिशनल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वो जो है एडिशनल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मे बी कंसीडर फॉर अराइविंग द प्रॉफिट। तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ही ये सब पर्टिकुलर चीज़ें हैं। अब सिंपल सी बात है जो है, अब हम इस पे जो है करते हैं कि इसको करना कैसे। क्वेश्चन को देखा जाए तो हमको इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालना है। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालना है, ऑब्वियस सी बात है, हमको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का है, हमको गुडविल निकालने का है, हमको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अलग से हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग हमने ले ली 24 लाख की, 24 लाख की बिल्डिंग ले लेंगे। मशीनरी पे याद है डेप्रिसिएशन आ रहा था मशीनरी हमारी 22 लाख की है, ठीक है। तो बिल्डिंग हमने 24 लाख ले ली, मशीनरी 22 लाख की है, प्लस मशीनरी के रिस्पेक्ट में क्या था कि मशीनरी के रिस्पेक्ट में 1 सेकेंड, न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख परचेस करी, रॉन्गली चार्ज टू रिवेन्यू। तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन 10% ऑफ रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड आप करो कैलकुलेट। हम जो है कौन से साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, हम 16-17 का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 14-15, 15-16, 16-17 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करो। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके जो आती है वैल्यू वो 145,800 वैल्यू आती है। तो ये आता है हमारा 145,800। तो इस तरीके से हमने बिल्डिंग और मशीनरी जो है कैलकुलेट कर ली। आप जो है एक जगह लिख लो इसको, ठीक है, इसको एक जगह लिख लो, बिल्डिंग और मशीनरी। फिर बात आती है फर्नीचर की। तो फर्नीचर तो 10 लाख है, अब फर्नीचर 10 लाख है। अब देखो, तो फर्नीचर की अगर हम बात करें तो फर्नीचर के रिस्पेक्ट में क्या बोला है कि 15-16 में, ठीक है, फर्नीचर विद बुक वैल्यू 1 लाख सोल्ड फॉर 60,000। तो फर्नीचर 1 लाख का 60,000 में सोल्ड हो गया। जब फर्नीचर 1 लाख का 60,000 में सोल्ड हो गया, वो तो पहले हो गया था ना, तो हमको क्या करना, हमारे पास तो बैलेंस दे के रखा है ना एसेट के रिस्पेक्ट में, ये फर्नीचर का बैलेंस दे के तो रखा है 10 लाख का, हमको क्या करना, ये 10 लाख का हम ले लेंगे। व्हीकल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो व्हीकल के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है, 18 लाख ऐड कर लो। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, अब देखो समझो, ये जो पर्टिकुलर 4 आइटम्स है, तो इधर जो है फिक्स एसेट आर वर्थ 30% मोर देन द बुक वैल्यू। तो ये जो फिक्स एसेट है, ये सारी की सारी फिक्स एसेट ही तो है, इसकी वैल्यू 30% से इंक्रीज़ हो गई है। तो इस तरीके से हमारा जो है 9809,540, अगर आप ये देखो तो फिक्स एसेट जो है 30% से इंक्रीज़ हो गई है। 30% इंक्रीज़ करने के बाद 9809,540 आ रहा है। अब आती बात इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा अच्छा खासा इन्होंने घुमाया है, ठीक है। अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट का 10% तो पहले निकालो, तो वो आपका 10% होता है आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो मतलब कि 1.6 लाख आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। अब वो जो 10% इन्वेस्टमेंट है,
वैल्यू हो रहा है वो 90% पे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का 90% वाला जो हिस्सा है, ठीक है, 90% वाला जो हिस्सा है, तो पहले तो जो 10% वाला हिस्सा जो 90% पे वैल्यू हो रहा है वो है 1,44,000, ठीक है। ये 1,44,000 हो गया ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब सिंपल सी बात है, जब अभी हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही लेंगे। 90% नॉन ट्रेड है, नॉन ट्रेड को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आपने तो है ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही ऐड करा है, बहुत बढ़िया। फिर आती बात रिसीवेबल की, तो रिसीवेबल में जो है रिड्यूस बाय 20,000, तो 20,000 से कम कर दो। तो हमारे पास 18 लाख है, 20,000 से कम कर दिया हमने, तो रिसीवेबल है 17,17.2 लाख। और जो इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में बात थी, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1.44 लाख है। तो बात आ रही है हमारी इन्वेंट्री की। पेन पेपर लेके बैठिए वो करिए। इन्वेंट्री की बात है, इन्वेंट्री 11 लाख है। अब इन्वेंट्री 11 लाख है, इसके रिस्पेक्ट में क्या था, इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में, ओके, तीसरा पॉइंट था, क्या बोल रहे थे, सॉरी वो शायद इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में था, ओके। इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में ये था, इन्वेंट्री इज ओवर वैल्यू बाय 1 लाख, तो ओवर वैल्यू है 1 लाख से, तो भैया जो आपकी 11 लाख दे के रखी है उसको 10 लाख कर लो, ये हो गया हमारा। अब आता है हमारा सिर्फ बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस 3,20,000, तो 3,20,000 ले लो, क्या दिक्कत है, बैंक बैलेंस 3,20,000 ले लो, कुछ इसमें एडजस्टमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं थी। अब ये हमने जो निकाला, जिसमें से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो, बैंक लोन 12 लाख हो से 30 लाख माइनस कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो आया हमारा, वो आया है हमारा 8153,540। अब क्या करें, 8153,540 का ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आया। अब देखो, हमको निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड देख रखा है 8153,540। अब हमें जो है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, तब हम गुडविल निकालेंगे। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में हमको ध्यान देना पड़ेगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में ये ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई जो पुराने साल के प्रॉफिट है वो क्या दे के रखे। क्लोजिंग तो हमारा आ गया 8153,540, ठीक है। पुराने साल के प्रॉफिट है वो क्या दे के रखे, 16 लाख, 18 लाख, 21 लाख, 22 लाख, ये जो प्रॉफिट दे के रखे, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है, ठीक है। अभी इसको कुछ ऐसा दे के नहीं रखा है, टैक्स रेट दे के रखा है, आर नॉट टू बी कंसिडर्ड, लो टैक्स रेट ही नहीं दे के रखा है, सबसे ईजी काम काज हो गया है। अब इसमें पुराने एडजस्टमेंट है क्या, हाँ, 13, 14, 14, 15, 15, 16 ये पिछले 3 साल के पुराने हैं। करंट ईयर 16, 17 है, 16, 17 का प्रॉफिट कितना है वो हम कैसा पता करेंगे, 16, 17 का प्रॉफिट ये इधर दे के रखेंगे, 3,20,000 दे के रखा है, 16, 17 का प्रॉफिट है 3,20,000। अब देखो, सॉरी 16, 17 का प्रॉफिट जो दे के रखा है वो दे के रखा है 22 लाख, वो 3,20,000 तो अकाउंट है, बैलेंस है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये इस पर एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट आपने क्या बोला था कि आपने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू में चार्ज कर लिया, कितने लाख की मशीनरी थी, 2 लाख की मशीनरी थी, रिवेन्यू में ज़्यादा चार्ज कर लिया आपने, जबकि कम चार्ज करना था, रिवेन्यू में सिर्फ आपको सिर्फ 20,000 लेना था, आपने 2 लाख ले लिया, तो 1,80,000 ऐड करो, तो यही 1 लाख ऐड करा, 2 लाख लेस करा 20,000, तो 1,80,000, 1,08,000 ऐड करा, ठीक है, 1,80,000 सॉरी ये टोटल में ऐड हुआ ऐसा। और जो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अब इधर जो है ये जो प्रॉफिट है इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारा 90% था, ठीक है। तो जो 16 लाख था हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना था हमारा, 16 लाख था ना टोटल इन्वेस्टमेंट, कहाँ दे के रखा है हमारा 16 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट, हाँ, इसका 90% कैलकुलेट करो, 16 का 90% 14.4, तो 16 लाख है, 16 लाख का जो है 90% हमारा जो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है वो 14.4 है। अब उस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में से 50% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट परचेस करा है 1/4/2014 को, तो अगर हम देखें तो इधर 2014 में 50% है, इसका 50% करो। अब इसमें जो है सिंपल सी बात है, इसमें जो है इसमें फटाफट ये जो 50% आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है इसका 15% निकालो, और यील्ड है 1,08,000,
ये आपका यील्ड है। अगले साल आपने और जो है परचेस कर लिया तो 2,16,000 हो जाएगा, और 2,16,000 अगले साल भी रहेगा। तो इस तरीके से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में बात है, वो हमने माइनस करे। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ओवर वैल्यू हो गई थी, तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इसका इम्पैक्ट जो है बाकायदा हमने इधर भी दिया, तो रिडक्शन इन इन्वेंट्री होगी। अब देखो रिडक्शन इन इन्वेंट्री हुई तो बाकायदा इसको माइनस करा, एडजस्टमेंट था माइनस करा। अब रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या देख रखा है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में कि भाई इन्वेंट्री इज ओवर वैल्यूड, ठीक है, इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है, तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री करा। बाकायदा करंट असेट था तो हमने रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री करा। बैड डेप्ट है 20,000 के, बैड डेप्ट है 20,000 के, ट्रेड रिसीवेबल रिड्यूस हुए थे हमारे 20,000 के, तो बैड डेप्ट हो गए, तो 20,000 से हमारा करंट ईयर में माइनस हो जाएगा। एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला और जिसको डिवाइड बाय 4 करके एवरेज प्रॉफिट निकाला। अब फ्यूचर एडजस्टमेंट क्या था, फ्यूचर एडजस्टमेंट ये था कि डेप्रिसिएशन 10% है ऑन एडिशनल वैल्यू ऑफ मशीनरी। अब एडिशनल वैल्यू ऑफ मशीनरी कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है कि एडिशनल वैल्यू ऑफ मशीनरी कैसे निकलेगा, भाई 2 लाख है माइनस मशीनरी हमारी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि हमने रिवेन्यू में चार्ज करके रखा था। अब 2 लाख में से हमने माइनस किया 20,000, हमने माइनस किया 18,000, हमने माइनस किया 16,200, तो 1,45,800, ठीक है, 1,45,800। अब डेप्रिसिएशन 10% ऑन एडिशनल वैल्यू ऑफ मशीनरी। अब एडिशनल वैल्यू निकालने का है तो ये जो असेट है सिंपल सा है, एडिशनल वैल्यू ऑफ मशीनरी हमारे पास तो दे के रखा था ना पहले, मशीनरी 22 लाख की, ये 22 लाख की मशीन है, 1,45,800 और ऐड हो गया, इसका 30% ये एडिशनल वैल्यू है 22 लाख प्लस 1,45,800, 1,45,800 ये एडिशनल में हुआ, ठीक है। अब इसका 10% निकालना है तो 70374 आया, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आया। तो देखो हमारा क्लोजिंग जो है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हुआ, हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, हमको अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का है। नॉर्मल प्रॉफिट 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने जो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का था, पर इधर जो है नॉर्मल प्रॉफिट 20% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड बोल के रखा है क्वेश्चन में 20%, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कायदे से जो है करंट ईयर का प्रॉफिट जैसे कि 22 लाख है, ठीक है, तो करंट ईयर का प्रॉफिट जैसे 22 लाख है, तो इसमें अपने को हाफ जो है रेक्टिफाइड पैट भी माइनस कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर इधर इन्होंने माइनस नहीं किया, तो कभी माइनस करते कभी नहीं करते जो भी है, तो इन्होंने इधर माइनस नहीं किया, तो एक तरीके से जो है ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट हमको दे के रखा है 1,736,076, ये नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया, सुपर प्रॉफिट आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, गुडविल आ गई, तो गुडविल आ गई। सन्ड्री फिक्स एसेट 9809,540, वो तो ठीक है, सब जो पर्टिकुलर चीज़ें थी कि ऐड करने के बाद 9809,540 ये हमारी वैल्यू आ गई। फिर आती बात हमारी कि ट्रेड एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसकी भी वैल्यूएशन हो गया ट्रेड एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि हम जो अब इधर निकाल रहे हैं वो नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकाल रहे हैं। अब जब नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकाल रहे हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी लेना है। गुडविल लिया हमने, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिया, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, सबका सब हमने लिया, बैंक बैलेंस 3,20,000, आउटस्टैंडिंग ये सब माइनस किया हमने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हम माइनस करते हैं। ये कुछ चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेगी, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और बाकायदा जो है हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जो है माइनस करना पड़ेगा। सो इस तरीके से माइनस हुआ और नेट असेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आया है। इक्विटी डिविडेंड कुछ दे के रखा था क्या, देखा जाए तो इक्विटी डिविडेंड अगर हम देखें तो इक्विटी डिविडेंड के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं दे के रखा था, ना तो जो है प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को भी इधर जो है माइनस नहीं करा। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस किया। इट इज़ बीन अज्यूम डेट प्रेफरेंस डिविडेंड हैज़ बीन पेड टिल डेट, ओके, ये अज्यूम करा कि प्रेफरेंस डिविडेंड पे हो गया है टिल डेट, अदरवाइज प्रेफरेंस डिविडेंड भी जो है माइनस हो जाता इफ़ नॉट पेड। तो इस तरीके से नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारा आया 4 लाख, डिवाइड बाय 4 लाख करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तब नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख, और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आया 19.51। तब देखो क्या है इसमें छोटी मोटी चीज़ें हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन ओवरऑल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट व्हाट 30% मोर देन द बुक वैल्यू हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड।
डेप्रिसिएशन ऑन एडिशनल वैल्यू ऑफ ओनली प्लांट एंड मशीनरी। ओके, ये बोल रहे हैं कि ओवरऑल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट उस पर कंसीडर नहीं करा, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे जो है वो कंसीडर करा। ठीक है, टेकिंग डेप्रिसिएशन एट 10% और रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हैज़ बीन टेकन एज नॉन रिकरिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। इट हैज़ बीन अज्यूम्ड दैट प्रेफरेंस डिविडेंड हैज़ बीन पेड टिल डेट। तो ये सब करते हुए जो है आई होप सो एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कैसे निकालने का है। ये जो है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। ईजी सा क्वेश्चन था, ये ईजी सा क्वेश्चन हमने करा, मतलब ईजी सा क्वेश्चन तो नहीं, मतलब हाँ जो भी छोटे छोटे एडजस्टमेंट थे, छोटे मोटे एडजस्टमेंट थे, वो सारे एडजस्टमेंट हमने समझे। कुछ एक ये क्वेश्चन ये भी है, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन ऑफ 2 कंपनीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, इक्विटी प्रेफरेंस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देके रखा है। एज्यूमिंग कि मार्केट एक्सपेक्टेशन इज 15% एंड 80% ऑफ द प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो NRR है वो 15% है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 80% है। डिस्ट्रीब्यूशन जो 80% है। व्हाट वुड यू पे, तो व्हाट वुड यू पे फॉर द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, तो कितना आप पे करोगे फॉर द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। तो देखो 2 कंपनी है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मार्केट एक्सपेक्टेशन है 15%, 80% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम देखें तो भाई 4.5 है पैट, 4.5 इधर भी पैट है। मार्केट एक्सपेक्टेशन जो है इधर 15% है, ठीक है 15% है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है 80% डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, 80% डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब समझो अगर हम स्मॉल लॉट बाय कर रहे हैं, मतलब हमारा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है, और हमने पढ़ा था कि लार्ज लॉट बाय करते हैं तो हम पूरा अर्निंग रेट, हम पूरी अर्निंग देखते हैं, ठीक है। स्मॉल लॉट में हम ऐसा नहीं करते। तो क्या बोला है कि बाइंग अ स्मॉल लॉट ऑफ इक्विटी शेयर, इफ द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन इज टू प्रोवाइड डेटाबेस टू एड डिसीजन ऑफ बाइंग अ स्मॉल लॉट नॉन कंट्रोलिंग पोजीशन है, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड फिर ऐसे केस में अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो स्मॉल लॉट में डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड, तो सिंपल सी बात है, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड की जगह डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड। अब वो कैसे निकालोगे डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखो डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट करोगे। अब देखो कंपनी ए में देखो जो डिविडेंड कितना है, अगर हम देखें प्रॉफिट है 4.5, उसमें से जो है आप बाकायदा जो है 0.9 आप माइनस करो तो 3.6 आया। अभी जो है 3.6 ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसमें से डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस किया 0.9 तो 3.6 आया। 3.6 का 80% करो, कितना आया 3.6 का 80% 2.88 आया। देखो समझो 4,50,000 आया। अब इसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे वो है 90,000, तो आएगा 3,60,000। 3,60,000 है। अब 12 लाख डिवाइड बाय 100 तो कितना है, 12 लाख डिवाइड बाय 100 तो 12,000। तो 3,60,000 डिवाइड बाय 12,000 तो ये आया आपका 30 रुपी, ये आ गया आपका अर्निंग पर शेयर। पर अर्निंग पर शेयर थोड़ी ना देखना है हमको तो 80% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो 24 देखना है और 24 डिवाइड बाय 15% करना है। सिंपल, इधर भी है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन रेट देखना है। पर यही जब बाइंग अगर कर रहे हैं कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो हमको जो है ये 24 डिवाइड बाय 80% मतलब कि हमको अर्निंग देखना है। अर्निंग डिवाइड बाय 15%, अर्निंग डिवाइड बाय 15% करना है, या 20.80 डिवाइड बाय 20.80 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 80% देखें तो 26 डिवाइड बाय 15%। इस तरीके से हमको अर्निंग को कैपिटलाइज करना है, ठीक है। और कंपनी की वैल्यू निकालनी है, डिविडेंड को कैपिटलाइज करके वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि डिविडेंड लेना स्मॉल शेयर होल्डर के लिए, स्मॉल लॉट ऑफ शेयर होल्डर के लिए जो है वो मतलब रखता है। पर अगर देखा जाए तो जो अगर बात आती है हमारी लॉन्ग बाय, अगर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसी को लेना हो तो वो अर्निंग देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर के 3 क्वेश्चन देखे हैं। होप सो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई होगी। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।